हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है हमने कल जो पिछली क्लास की थी उसी टॉपिक का नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें हमने किया था कि नदी के कार्य। नदी के हमने कार्य बताए थे। मुख्य रूप से 3 नदी के काम होते हैं। पहला काम होता है इरोजन करना, दूसरा ट्रांसपोर्ट करना, और तीसरा उसका जो काम होता है वह होता है डिपोजिशन करना। तो आज उसके बाद हम करेंगे जो लैंड फॉर्म्स नदी बनाती है। अपने इन तीनों कार्यों के दौरान लैंड फॉर्म्स उसकी बनती हैं, अलग अलग प्रकार की उसमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो नदी जो होती है, नदी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नदी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। उसका पहला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अपर वैली, ऊपरी भाग। दूसरा बोलते हैं मिडल वैली, नदी का बीच वाला भाग। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोअर वैली, या फिर लास्ट में जो पार्ट बचता है उसको हम लोअर वैली कहते हैं, जिसको हम नदी घाटी का निचला भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन भाग होते हैं। इसको यदि हम पहले की तरह देखें तो अपर वैली आपकी यूथफुल स्टेज के अंदर कवर हो जाती है। मिडिल वैली होती है जो वह आपकी मैच्योर स्टेज के अंदर कवर हो जाती है, और लोअर वैली है जो वह अपनी ओल्ड स्टेज के अंदर वह कवर हो जाती है। तो आज हम इन तीनों स्टेजेस को, या फिर तीनों नदी के 3 भाग हो गए हैं, अपर वैली, मिडिल वैली और लोअर वैली। इन तीनों भागों में किस किस प्रकार की स्थलाकृति बनती हैं एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपर वैली में। जैसे कि मैंने बताया था, अपर वैली में क्या होता है, नदी पहाड़ों से निकलती है, तो ढलान बहुत ही तेज़ होता है। पानी का वेग होता है, उसकी वेलोसिटी होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो नदी क्या करती है, अपनी ही तलहटी को काटती है, और जब वह अपनी तलहटी को काटती है तो किस प्रकार का आकार बनाती है, वी शेप वैली सबसे पहली बनती है, वी शेप वैली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लिखना है वी शेप वैली। ठीक है, उसके बाद वी शेप वैली में ही यहाँ पर गॉर्ज बनते हैं, गॉर्ज या फिर महाखड्ड क्या होता है कि नदी कई बारी क्या करती है, जब कोई लैंड एरिया ऊपर उठना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बरसात तो पहले से ही हो रही होती है, तो बरसात का पानी है जो वह स्लोप के अनुसार पहले ही बह रहा है, और वह पहाड़ वह अपना रास्ता बना लेता है। ठीक, और जब वह एरिया पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स हैं, यह जब उठी, उससे पहले की कुछ नदियाँ यहाँ पर थी, और वही नदियाँ लगातार बहती रही, और स्लो प्रोसेस से माउंटेन ऊपर उठता है, लेकिन नदियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और आज हम देखें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कि हिमालयन के नॉर्थ से जितनी भी नदियाँ आती हैं वह हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ठीक है, और उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, और वो हिमालय ऊपर उठता चला गया, लेकिन उन्होंने उस हिमालय के अंदर ही इस प्रकार के गहरे गहरे गोर्ज बना दिए, महाखड्ड बना दिए है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है हिमालय की, जैसे कि इंडस नदी होगी, सतलुज हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां हैं जो वो हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके जो और भी जो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से यदि मैं कहूँ तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी तो बहुत ही भयानक तरह के, बहुत ही गहरे गॉर्ज बनाती हैं, खड्ड बनाती हैं, लेकिन महाखड्ड बनाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ नर्मदा, कोसी और गंडक नदी है जो ये भी अपने गॉर्ज के लिए विश्व विख्यात हैं। उसके बाद आता है कैनियन। देखिए, गॉर्ज और कैनियन में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन जो कैनियन थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन जो गॉर्ज होता है वह बहुत ही सरकरा खड्ड होता है। ठीक है, कैनियन है जो वह हमेशा शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बनता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण की यदि मैं बात कहूँ तो अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया जो ग्रैंड कैनियन है, जो वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, और जो कि लगभग की गहराई है जो वह
2088 मीटर, ठीक है, 2088 मीटर उसकी गहराई है। और जबकि उसकी चौड़ाई की बात करें 6 से 16 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर यह उल्लेखनीय था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्ट होल्स। तो पोर्ट होल्स में क्या होता है कि जब बड़े बड़े पत्थर जब नदी के साथ बहते हैं वह अपनी तलहटी पर टकराते हैं, वहाँ पर खड्डा कर देते हैं। और जब खड्डा करते हैं तो उसमें छोटे पत्थर है पानी में इस प्रकार से घूमने लगते हैं और घूमकर वह एक प्रकार से टूल का काम करते हैं और उस खड्डे को और भी गहरा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन खड्डों को हम क्या कहते हैं, इन खड्डों को हम पोर्ट होल्स कहते हैं, जो कि एक ड्रिल मशीन की तरह उसके अंदर जो छोटे पत्थर घूमते घूमते इसको और भी गहरा करते रहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है वह कम चौड़ा होता है, जबकि निचला भाग थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके साथ साथ ये जो पोर्ट होल्स होते हैं ये मुख्य रूप से या तो रैपिड्स जो होते हैं वहाँ पर मिलते हैं या फिर वाटरफॉल्स के पास मिलते हैं। रैपिड्स क्या होते हैं, जो नदी का पानी इस प्रकार से बहता है जहाँ पर है, या तो वहाँ पर मिलते हैं या फिर जहाँ से वाटरफॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये मिलते हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा, यदि हम कहें कि थोड़ा सा ज़्यादा गहरा यदि कोई इस प्रकार का पोर्ट होल्स मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लंज पूल का नाम देते हैं। अवनमन कुंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवनमन कुंड, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लंज पूल। जिस तरह पानी का वाटर पूल होता है उस प्रकार का ये एक प्लंज पूल कहा जाता है, तो उसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी प्रकार की जो आकृति बनती है वह बनती है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल किस प्रकार से बनता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट प्रकार की जो स्थलाकृति यहाँ पर देखने को मिलती है नदी में, तो यहाँ पर देखने को मिलता है जलप्रपात मतलब वाटरफॉल किस प्रकार से बनता है। वाटरफॉल देखिए, नदी होती है जो उसकी तलहटी होती है उसमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें बिछी रहती हैं। चाहे वह चट्टान कई बारी होती है कि वह कठोर चट्टान होती है, कई बारी वह सॉफ्ट चट्टान होती है। तो जब सॉफ्ट चट्टानों को काट दिया जाता है तो वहाँ से नदी उस कठोर चट्टान के कगार पर आकर के, यहाँ से जब आकर के नदी और आगे वाली सॉफ्ट चट्टान को काट देती है, तो यहाँ से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो क्या बनता है, वहाँ पर जलप्रपात बनता है। तो इस प्रकार से जब बने हुए प्रपात को वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो चट्टान है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से चट्टानें हो सकती हैं नदी की तलहटी में, या तो वह हॉरिजॉन्टली फैली हुई हो या फिर वो वर्टिकली खड़ी हुई होगी, ठीक है। तो चट्टानें क्या हो सकती हैं उसके अंदर, या तो हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से फैली हुई होंगी या फिर यूं वर्टिकली खड़ी होंगी, ठीक है। तो यदि चट्टानें आपकी हॉरिजॉन्टल फैली हुई हैं तो उस प्रकार की उस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि तो इस प्रकार जब हॉरिजॉन्टल चट्टानें जब बिछी रहती हैं तो ऊपर वाली जो चट्टान यदि कठोर चट्टान है तो क्या करती है, वह नीचे वाली चट्टानों को सुरक्षा प्रदान करती है। और पानी जब उस हॉरिजॉन्टल चट्टान से नीचे की तरफ गिरता है, इस प्रकार से नीचे की तरफ गिरता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नीचे जा कर के आपका क्या होता है, वहाँ पर जल कुंड बन जाता है, प्लंज पूल बन जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात इसी प्रकार इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण यदि मैं बताऊं आपको, नियाग्रा फॉल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर इसका एक ज़बरदस्त देखने को मिलता उदाहरण। अच्छा, और उसके बाद जब चट्टानें आती हैं वह आती हैं क्या, अपनी वर्टिकल चट्टानें, यूँ बिल्कुल खड़ी हुई चट्टानें। जब खड़ी हुई चट्टानें जब सामने होती हैं तो वहाँ पर खड़ी हुई चट्टानें कौन सी होती हैं, वह डाइक, जब मैंने आपको बताया था कि जब लावा पृथ्वी से बाहर निकलता है और वह यदि यूँ सीधी अवस्था में जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइक कहते हैं। तो रास्ते में यदि इस प्रकार की कोई डाइक आ जाती है तो डाइक से जब पानी नीचे गिरता है तो वहाँ पर स्थायी जलप्रपात बन जाते हैं। और यहाँ पर इसके अमेरिका में ही येलोस्टोन नदी द्वारा बनाया गया महान ग्रेट फॉल इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्र के अंदर आप इसको देख रहे हैं और यहाँ से भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आता है रैपिड्स मतलब क्षिप्रिकाएँ। तो क्षिप्रिकाएँ क्या होती हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है नदी के रास्ते में ही एक कठोर चट्टान, एक कोमल चट्टान, एक कठोर चट्टान, एक कोमल चट्टान, इस प्रकार से जब वर्टिकली यूँ खड़ी हुई मिलती हैं आपको, तो क्या होता है कि
कोमल चट्टानें तो धीरे धीरे करके कटने लगती हैं और कठोर चट्टानें यूँ खड़ी रह जाती हैं, तो उसके ऊपर से पानी यूँ जंप करता हुआ प्रतीत नज़र आता है। ठीक है, तो जंप करता हुआ जब लहर खाता हो पानी यूँ करके चलता है, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैपिड्स कहते हैं, कूदता हुआ पानी नज़र आता है। यदि बहुत सारी रैपिड्स के समूह अगर किसी स्थान पर मिल जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैस्केड बोलते हैं, CASCADE, कैस्केड, कैस्केड कहा जाता है, सोपानी जलप्रपात कहा जाता है उसको। और इस प्रकार के उदाहरण नील नदी में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में जो नील नदी है वहाँ पर इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर मतलब अंतःग्रंथित पर्वत प्रक्षेप। ठीक है, तो इसको आप इंटरलॉकिंग स्पर के नाम से ही ठीक रहेगा, इंटरलॉकिंग स्पर, SPURS, स्पर्स। तो इंटरलॉकिंग स्पर का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए जब पहाड़ होते हैं, एक पहाड़ उसके बाद दूसरा पहाड़ उसके बाद तीसरा पहाड़, इस प्रकार से पहाड़ होते हैं। तो नदी क्या करती है, एक पहाड़ आया उसके चारों तरफ घूम के, फिर उसके आगे दूसरा पहाड़ आया तो उसके इस प्रकार से यूँ घूमती हुई नदी आगे की तरफ, जिस प्रकार से सांप चलता है उस प्रकार से नदी घूमती हुई प्रतीत होती है और आगे आगे की तरफ बढ़ती है। तो जब इस प्रकार की प्रकृति इस प्रकार की नदी हमें देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर। ठीक है, तो एक स्पर है जो, या फिर एक पहाड़ी जब सामने आती है, जब जहाँ पर पानी उससे टकराता है, जैसे कि ये पहाड़ी उससे पानी टकराया, जहाँ पर पानी टकराता है वहाँ पर तो उसका कटाव करता हुआ, वहाँ पर इसका मतलब ढलान क्या होगा, बिल्कुल खड़ा ढलान होगा। लेकिन जब पानी वहाँ से मुड़ के दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर उस कटे हुए पदार्थ को वह डिपॉजिट भी करता है, तो वहाँ पर ढलान बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग स्पर था। ठीक है, उसके बाद यह अब हम करेंगे मिडल वैली में बनने वाली आकृतियाँ। तो मिडल वैली में बनने वाली आकृतियाँ कौन सी होती हैं, और उसके सबसे पहले आता है एलुवियल फैन और एलुवियल कोन, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। देखिए अब नदी ऊपर से बहाकर बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है। जब ऊपर से बहाकर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती है तो क्या करती है नदी, उन पत्थरों को अपने जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके बाहर, उसके नीचे ही उनको डिपॉजिट कर देती है। जब उसको डिपॉजिट कर देती है तो उसका आकार है जो वह एक पंखे की तरह नज़र आता है, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो वह एक पंखे की तरह नज़र आता है जिसको हम जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इस हिमालय की तलहटी में अनेक प्रकार के जलोढ़ पंख मिलकर गंगा के मैदान के उत्तर में भाबर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भाबर क्षेत्र क्या होता है, पथरीला सा एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, तो उसको भाबर प्रदेश, भाबर क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जलोढ़ शंकु क्या होता है। अच्छा, जब क्या होता है कि जब एलुवियल फैन या फिर क्या कहते हैं जलोढ़ पंख, जब क्या कहते हैं, जब वह तीव्र ढाल वाले हो जाते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मटेरियल जमा हो जाता है, तो उस जो जमा हुए जो मटेरियल का ही ढाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वह ढाल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं, एलुवियल कोन कहते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण अमेरिका की जो सेन जुआन नदी पर्वत श्रेणी की तलहटी में वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सेन जुआन पर्वत श्रेणी है जो, उसकी तलहटी में इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर मिएंडरिंग। अब देखो रिवर मिएंडरिंग क्या होती है। रिवर मिएंडरिंग, मिएंडर का मतलब क्या होता है, रिवर मतलब नदी, और विसर्प इसको हिंदी में बोलते हैं नदी विसर्प और इंग्लिश में बोलते हैं रिवर मिएंडरिंग। अब मिएंडरिंग का मतलब होता है, मिएंडर मतलब सांप की तरह इस प्रकार से चलना। ठीक है, तो मिएंडर नदी यदि मैं कहूँ तो इसको आपका टर्की के अंदर एक ऐसी नदी थी जिसका नाम मिएंडर था, और वो इसी प्रकार से वहाँ पर सबसे पहले उसको इस प्रकार से सांप की तरह वह नदी की प्रोफाइल देखने को मिलती थी। तो उसी नदी के नाम से यह जो दूसरी नदियाँ भी जब वह विसर्प होती हुई चलती हैं तो उनको भी रिवर मेंडरिंग की संज्ञा दे दी जाती है। मोस्टली नदियां हैं जो वह जिनका लंबा क्षेत्र होता है, जिसमें तीनों प्रोफाइल्स होती हैं, तीनों भाग होते हैं, जैसे कि अपर वैली, लोअर वैली, मिडल वैली। वहाँ पर क्या होता है कि
वहाँ पर नदी विसर्प करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसके जो नदी विसर्प करती है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब नदी विसर्प करके जिस भाग से टकराती है उसको बोलते हैं क्लिप ऑफ स्लोप। क्लिप ऑफ स्लोप, ठीक है। क्लिप ऑफ मतलब कि वहाँ पर होता है क्या, वहाँ पर होता है आपका अपर्दन, एक होता है स्लिप ऑफ साइड। उसकी स्लिप ऑफ साइड में क्या होता है, डिपोजिशन। तो एक तरफ तो नदी का पानी जहाँ टकराकर मोड़ पर टकराता है उसको तो हम क्लिप ऑफ स्लोप कहते हैं, जबकि स्लिप ऑफ स्लोप वो होता है जहाँ पर वो कटा हुआ पदार्थ जमा होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि यमुना नदी को ही देख लें हम, तो यमुना नदी कई बार यूपी के एरिया को अपने अंदर इन्वॉल्व कर, हरियाणा में इन्वॉल्व कर देती है। कई बार क्या करती है, वह कटाव करके हरियाणा के एरिया को यूपी के एरिया के अंदर क्या कर देती है, इन्वॉल्व कर देती है। तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, क्लिफ ऑफ और स्लिप ऑफ स्लोप। ठीक है, नदी के दो भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद यदि मैं कहूँ जब नदी मुड़ती हुई, उसके बाद आती है ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। देखो जब नदी क्या करते हैं तो इस प्रकार मुड़ती मुड़ती इतनी ज़्यादा मुड़ने लग जाती है तो उसका एक भाग कट के बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो वहाँ पर झील बन जाती है। नदी के साइड में झील बन जाती है और नदी अपना रास्ता सीधा कर लेती है। ठीक है, तो घूमते घूमते यदि वह एक दूसरे के साथ यूँ घूम रही है और उसका एक पूरे का पूरा पार्ट ही कट जाए और नदी सीधी बन जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सबो लेक बन जाती है। गोखुर, गाय का जो खुर होता है उसके आकार की एक झील बन जाती है। इस झील को हम मृत झील भी कहते हैं। इस प्रकार की जो झील बनती है वह मृत झील होती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वह धीरे धीरे करके फिर बाद में सूख जाती है। ठीक है, तो अब लास्ट में जो इसके अंदर आता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, मतलब कि लोअर वैली के अंदर जो डिपोजिशन का काम होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ आपको जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले जो नीचे वाले भाग में निचला जो क्षेत्र है नदी का, लैंड फॉर्म्स वहाँ पर किस प्रकार की मिलती है, ब्रेडिड रिवर। नदी क्या करती है, अब ऊपर से बहाकर रेत मिट्टी बहाकर लेकर आती है, वह अपने ही रास्ते में उसको डिपॉजिट करने लगती है, छोटे छोटे से टीले बना देती है और टीलों के साथ पानी बहकर कभी इधर से कभी इधर से फिर आगे जाकर डिपॉजिट कर दिया, फिर एक और टीला बन गया। तो इस प्रकार से गुम्फित नदी उसको हम बोलते हैं, गुम्फित नदी या फिर ब्रेडिड रिवर। इस प्रकार से वह बहुत सारे अवरोध पैदा कर देती है अपने ही रास्ते में और नदी इस प्रकार से फिर आगे बढ़ती है। उसके बाद होता है नेचुरल लेवीज और फ्लड प्लेन्स। देखो क्या होता है कि नदी जो करती है ऊपर से बहा कर लाए हुए पदार्थ को अपनी पूरे के पूरे जो उसका कैचमेंट एरिया था वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो वो मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है, और जब ये मिट्टी उपजाऊ होती है तो उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रकार की खेती होती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है डेल्टा, सबसे अंत में जो नदी बनाती है अपना डेल्टा बनाती है। तो डेल्टाज हैं, जो डेल्टाज भी, डेल्टा जो हमेशा ही नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, तो कई प्रकार के डेल्टाज बनते हैं, तो उन डेल्टाज का अब हम यहाँ पर एक एक करके वर्णन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो डेल्टा आता है वह डेल्टा क्षेत्र है, जो वह आता है हमारा आर्कवेट डेल्टा। आर्कवेट का मतलब क्या होता है, जो जिस प्रकार से एक गोल सर्कल होता है, सर्कल का आधा पार्ट काट लिया जाए ऊपर का, तो इस प्रकार की आर्क टाइप का जो डेल्टा होता है, तो वह इस प्रकार का डेल्टा है, जो वह विश्व विख्यात डेल्टा है। विश्व की मोस्ट ऑफ द रिवर्स, जो ग्रेट रिवर्स हैं, वो इस डेल्टा को बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का डेल्टा कहाँ पर बनता है, आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर वाटर इज डेंस टू द सी वाटर, जहाँ पर नदी का पानी ज़्यादा डेंस हो देन द सी, समुद्र के पानी से ज़्यादा डेंस हो। तो इस प्रकार के डेल्टा का ग्रोथ है जो वह हमेशा समुद्र की तरफ ज़्यादा होता है, समुद्र की तरफ वह बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार के डेल्टा के जो उदाहरण मैं कहूँ तो नील नदी का डेल्टा है वह इसी प्रकार का है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी, राइन नदी, नाइजर नदी, येलो नदी जिसको हवांग हो नदी भी कहते हैं, इरावदी डेल्टा, वोल्गा, इंडस, डैन्यूब, मेकोंग, पो नदी, रोन डेल्टा, लीना नदी के डेल्टा, ये सभी वर्ल्ड की ग्रेट नदियाँ हैं, रिवर्स हैं। इनका
ये आर्क्वेट डेल्टा का बेस्ट एग्जाम्पल्स मानी जाती हैं और इसको हम लोबेट टाइप ऑफ डेल्टा भी कहते हैं, लोबेट टाइप ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है लोबेट फॉर्म ऑफ डेल्टा का उदाहरण कौन सा आता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उसको आपको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसको लोबेट टाइप ऑफ डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा मतलब पंछी का जो पैर होता है उसका पैर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से रखते हैं तो क्या होता है, तो आगे की तरफ यूं फैला हुआ होता है इस प्रकार से, ये बर्ड फुट होता है। इस प्रकार से पक्षी का पैर यदि वो नीचे रखता है तो इस प्रकार से देखने को लगता है, तो इस प्रकार के आकार का जो डेल्टा होता है उसको हम कहते हैं बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण की मैं यदि बात करूं तो वो मिसिसिपी नदी है, जो यूएसए की मिसिसिपी नदी है, अमेरिका में पाई जाती है यह नदी, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है बर्ड फुट डेल्टा का। ठीक है, उसके बाद आता है एस्चुराइन डेल्टा। एस्चुराइन डेल्टा कौन सा होता है, देखिए एस्चुराइन डेल्टा होता है वहाँ पर बनता है जहाँ पर एक पतला सा वाटर इनलेट समुद्र के अंदर चला जाता है और उस पतली सी इनलेट के अंदर ही नदी जाकर यदि मिल जाती है तो उसको एस्चुराइन डेल्टा बोलते हैं। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदी है वह समुद्र के अंदर मिलती है तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त मैकेंजी नदी, विस्टुला नदी, ओब नदी, शेन नदी और हडसन नदी डेल्टा भी आपके एस्चुराइन डेल्टा, एस्चुरी ESTUARINE एस्चुराइन डेल्टा DELTA डेल्टा। उसके बाद आता है ट्रंकेटेड डेल्टा। ट्रंकेटेड डेल्टा कौन सा होता है, ट्रंकेटेड डेल्टा है जो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो समुद्र की जो धाराएं होती है वह नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा को तबाह कर देती हैं और इस प्रकार के तबाह हुए वह डेल्टा होता है उसको हम ट्रंकेटेड डेल्टा बोलते हैं। उसके बाद एबेंडोन्ड डेल्टा जो होता है, एबेंडोन्ड डेल्टा कौन सा होता है कि जो नदी ने कभी बनाया था और नदी अब सूख गई है और उस डेल्टा को किसी प्रकार का कोई ना तो ऊपर से रिवर लोड मिल रहा है जो उसके अंदर डिपॉजिट हो सके, तो इस प्रकार के डेल्टाज को हम क्या कहते हैं, एबेंडोन्ड डेल्टा बोलते हैं। इसमें इस एबेंडोन्ड डेल्टा में कई बार नदी अपना जो रास्ता वह बदल लेती है। पहले उसने यहाँ पर अपना क्या किया था कि अपना डेल्टा बनाया था, अब उसने रास्ता बदल के अब दूसरी तरफ जा कर के वह अपना डेल्टा बना रही है। तो जो पहले वाला जो डेल्टा है वह वहाँ पर उसको कोई भी मटेरियल प्राप्त नहीं होता है। इसका उदाहरण यदि मैं कहूँ तो विश्व में हवांगो नदी जो चाइना की है वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे विश्व के जो महत्वपूर्ण और एग्जाम्पल ऑफ डेल्टाज, और इसी के साथ साथ आपका आज का जो टॉपिक था वह समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अन्य प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।